हेलो बच्चों, निशान डिजिटल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपका बोर्ड पेपर। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें से समथिंग 70 to 80% जो पेपर मिलता है। मेरे पास टेस्ट सीरीज के 4 माइनर 1 मेजर है और ये आपका बोर्ड पेपर है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि इन पेपर्स को मिलाओ और बोर्ड पेपर बना दो तो ये सही होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन किस टाइप से यहाँ पर पूछा गया है और उसका आंसर हमें किस तरीके से देना था, और वही चीज मैं आपके सामने यहाँ डिस्कस करूंगा। तो देखते हैं कि आज का जो पेपर है वो किस टाइप का रहा है। और बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार जो पेपर है वो यहाँ पर रहा है। और मैंने जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनकी जो लास्ट 2 क्लासेस ली थी उसमें से समथिंग 60 to 70% जो पेपर है वो मैंने जैसा कहा था वैसा का वैसा ही आया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने 2 दिन की क्लास ली है उनको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। और हमारे यहाँ पर जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे समथिंग 90 प्लस जो है, मैं कहूंगा कुछ बच्चे हैं लगभग जो 95 या 99 तक भी जो है क्रॉस कर रहे हैं, और कुछ बच्चों के आउट ऑफ 100 भी आने की संभावना है। देखो, तो रिजल्ट बताएगा रिजल्ट किस तरीके का रहने वाला है। अभी तो यहाँ पर हम जो है पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बुकलेट के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी एक बुकलेट भी है 12th क्लास में। एग्रीकल्चर बायोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर और हिंदी इंग्लिश सारे के सारे जो बुकलेट हम प्रोवाइड करवाते हैं उसकी भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा कहां से कौन से पैसे क्वेश्चन जो है सेम टू सेम पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका पेपर का फॉर्मेट है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2022 सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 की हम बात कर रहे हैं। कृषि जीव विज्ञान आपका सब्जेक्ट है। टाइम आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट का, और पूर्णांक यहाँ पर 56 नंबर का जो है ये पेपर रहने वाला है। थ्योरेटिकल 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होता है, और इसके बाद में 14 नंबर आपके स्कूल वाले अटेंडेंस वगैरह के जो है भेजते हैं। इस तरीके से हमारा जो ओवरऑल 100 मार्क्स जो है इसमें रहते हैं। इंस्ट्रक्शन आप लोगों ने पढ़ ही लिए होंगे, तो ये तो हम बताते ही हैं जनरली कि किस तरीके से आपको पेपर को पढ़ना है स्टार्टिंग में, और फिर आंसर्स करने हैं। सबसे फर्स्ट में आपको आंसर्स करने थे खंड अ लगा के। खंड अ लगा के सारे खंड के क्वेश्चन जो हैं ऑप्शन वाले हैं, और बहुत अच्छा जो है पेपर। पिछली बार मैंने जो मेजर पेपर बनाया था उस मेजर पेपर का पहला क्वेश्चन और बोर्ड का पहला क्वेश्चन, ठीक है, दोनों ही सेम टू सेम थे, बिना ऑप्शन चेंज हुए। लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या हुआ है, इस बार फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेम टू सेम नहीं आया है, ये अंदर से आया है माइनर क्वेश्चन में से। मेजर वाले में से सेकंड क्वेश्चन जो है, मेजर वाले का सेकंड क्वेश्चन और इसका सेकंड क्वेश्चन दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम मिल रहे हैं। भारतीय दलहनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो अगर इसकी हम बात करें तो ये आपकी मैंने बताया था बहुत ही आसान तरीका याद करने का। मैंने आपको बताया था क्या कि दालें कहाँ पर है, मक्का कहाँ पर है, गेहूं कहाँ पर है, कपास कहाँ पर है, ठीक है, एनडीपीजीआर कहाँ है, आईसीआर कहाँ है, आईएआर कहाँ है। इस तरीके से मैंने जो है एक तरीका अपनाया था याद करवाने का। आई होप आपको याद होगा। दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर मिलेगा आपको, कानपुर यूपी के अंदर मिलेगा। कहां पर मिलेगा बेटा, कानपुर यूपी में। इसका सही आंसर है कानपुर यूपी। दूसरा क्वेश्चन मैंने 3 बताए थे आपको कि मक्का, गन्ना, बैंगन, इस तरीके से जो है आपको दिया था मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर। और टेस्ट सीरीज के अंदर से ये क्वेश्चन आपके गन्ना वाला कि गन्ने का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहां पर है, तो आपको बताना था गन्ने का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहां पर है बेटा, भारत में। मैंने आपको ये भी कहा था कि भारत वाले याद कर लो, और जो टेस्ट सीरीज में मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उनके उद्गम केंद्र आप याद कर लो, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसी में से ही क्वेश्चन आपके आएगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि गन्ना वाला कहां पर मिला है हमें। देखिए ये मेजर क्वेश्चन, मेजर पेपर है, तो मेजर पेपर में से ये आपके गन्ना वाला है। देखो ये वाला क्वेश्चन एनडीपीजीआर वाला हो गया, तिलहन अनुसंधान हो गया, है ना। यहाँ पर मैंने तिलहन पूछा है और यहाँ पर थोड़ा सा दलहन आया है, इसमें से मेजर वाले में से। माइनर वाले में दलहन भी पूछा है हमने, ठीक है। लाइगेज एंजाइम की खोज, ये वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ बता रखा है मैंने। लाइगेज एंजाइम की खोज देख लो आप कहां पर है, देखो हर्बर्ट बॉयल, पॉलबर्ग, कैरिमुलिस, गैलेंट मार्टिन। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन यहाँ पर रहा है। सफेद लटका पूछा है,
गण कौन सा है, बरूथिनासी कौन कौन से हैं, ये भी मैंने आपको दिए है। सबसे लंबे सूत्रकृमि, सबसे छोटे सूत्रकृमि की लंबाई हमने पढ़ी है, और सबसे लंबे और छोटे सूत्रकृमि का नाम भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी में से ही आए हैं, ठीक है। आपको बहुत ही शानदार तरीके से अपन देखिए, चना, बैंगन, गन्ना, पपीता, इनका मैंने आपको पूछा था ये उद्गम केंद्र के अंदर, और पूरे स्थापन वाला 30, चौथा और 5वां क्वेश्चन ये है आप इसमें से मेजर वाला पेपर में से, है ना। मेजर वाले पेपर में से ये क्वेश्चन है कि गन्ना का प्राथमिक उद्गम केंद्र कहां पर है, तो भारत सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। मैंने आपसे ये पूछा था कि भाई सूक्ष्म जीव जो है अनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग किस किस में, या पादप प्रजनन का, पादप बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो है जैव प्रौद्योगिकी, उसका उपयोग किस किस में किया जाता है ना। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम दही उत्पादन में करते हैं, शराब उत्पादन में करते हैं, सिरका उत्पादन में करते हैं, और उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लाइगेज एंजाइम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन भी चेंज नहीं है। बताओ इसकी खोज किसने की थी, लाइगेज एंजाइम की खोज की थी गैलर्ट मार्टिन ने। किससे की थी, गैलर्ट मार्टिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, हेमेप्टेरा गण की किस कीट का है। ये माइनर पेपर में से आपका क्वेश्चन आया है, माइनर में जो हमने टेस्ट सीरीज का पेपर है उसमें से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको मिलेगा ये सेकंड वाले में से, ठीक है ना। 1 to 8 3 to 8 ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। हेमेप्टेरा किस गण का सदस्य है, हेमेप्टेरा वाला किस गण का सदस्य है, ठीक है। तो यहाँ पर किस गण का आएगा, ये कौन सा आएगा, तो मोइला, है ना। सरसों का मोइला जो है ये इसका गण कौन सा है, हेमेप्टेरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, निम्नलिखित में से भंडारण का कीट कौन सा है। तीसरे चैप्टर में जब मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा बेटा भंडारण की कीट जरूर से आपको याद करना है, तो कौन सा कीट है, तितली, टिड्डा, सफेद मक्खी, इसका नाम हो जाएगा खापरा भृंग, खापरा बीटल, ठीक है। सही आंसर खापरा भृंग। सस्पर्श एवं जठर विष का उदाहरण बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, 4 चैप्टर का ये क्वेश्चन रहा है, जठर विष और सस्पर्श विष। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, जठर विष और सस्पर्श विष दोनों अलग अलग दिए हुए थे अपने टेस्ट इसके पेपर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलाथियन। क्या हो जाएगा बेटा, मेलाथियन हो जाएगा। निम्न में से परभक्षी कीट है, देखो ये थोड़ा सा इसमें से जो है नाम कठिन है, तो आपको लग रहा होगा कि कौन सा लगाएं, लेकिन हमें पता है कि हमने एक तरीका बताया था कि वे जो भी हार्ड नाम आते हैं उनमें उनमें उपरोक्त सभी ऑप्शन जरूर आता है, तो आपको उपरोक्त सभी लगाना है, ठीक है। तो इसका परभक्षी कीट कौन कौन से हैं जो परभक्षियों को खाते हैं, कॉक्सिनेला, सेप्टेम टाटा, है ना, और एक्यांथोस्पिस रामा, क्राइसोपाइरेला कॉर्निया, और उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये क्वेश्चन जरूर अपने बुकलेट में से है, बुकलेट का क्वेश्चन नहीं है, बुकलेट में क्वेश्चन ऑप्शन वाला दे रखा है, उसमें आप देखना। सहजीवी वाला क्वेश्चन भी हमने देखा था, देखिए सहजीवी वाला क्वेश्चन जो है वो भी हमने पेपर के अंदर दिया था, नींबू का, और सहजीवी वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ये सहजीवी कवक का उदाहरण है, लाइकेन, माइकोराइजा, उपरोक्त दोनों कोई नहीं, ठीक है। लेकिन इसमें सहजीवी में क्या आ जाएगा, लाइकेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, लाइकेन आ जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी अपने से टेस्ट सीरीज का माइनर पेपर 3rd का पहला ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, लाइकेन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरॉइड की खोज करता। तो मैंने लास्ट में जाते जाते यही बताया था कि 5 चैप्टर के अंदर वायरॉइड और प्रियोन दोनों के वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखना, है ना। टीओडाइनर, इसका क्या हो जाएगा, टीओडाइनर। और एसबी प्रूजिनर किसका है, प्रियोन का है। एसबी प्रूजिनर किसका है, प्रियोन का है। और कवक विज्ञान के जनक कौन है, कवक विज्ञान के जनक है पीए माइकेली, पीए माइकेली। प्रोफेसर मिलार्डे ने क्या किया था भाई, प्रोफेसर मिलार्डे ने बोर्डो मिशन तैयार किया था, है ना। तो बहुत वैज्ञानिक हमने याद किए थे, और वहीं से हमें आज ये बेनिफिट जो है मिल पा रहा है। एल्बुगो कैंडिडा, ये बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि एल्बुगो कैंडिडा का रोगजनक क्या है ना, फैलने वाला रोग है। तो किसका रोगजनक रहेगा, सरसों का सफेद रोली, एल्बुगो कैंडिडा। क्लियर बात, सरसों का सफेद रोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग रोधी किसमें। तो मैंने आप लोगों को एक पेज बताया था चैप्टर नंबर 6 का, ठीक है, जिसमें टमाटर, भिंडी और बैंगन इस प्रकार की जो किस्में हैं वो लिखी हुई थी। अब वहां पर क्या है, टमाटर की जो किस्में है ना
वो पंजाब 6 है। टमाटर की किस्म क्या है? पंजाब 6 है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन रहेगा आपका, पंजाब 6 दे रखा है उसमें टमाटर में, ठीक है। लेकिन आपको अगर इसमें 6 चैप्टर वाले जो रोग पढ़ोगे तो उसमें आपको भिंडी मिलेगा। भिंडी के अंदर पंजाब 7 जो है उसका संबंध रोगरोधी किस्मों से है। तो ये आपको बुकलेट में मिलेगा। हमने टेस्ट सीरीज के अंदर नहीं दिया है, लेकिन हमने टेस्ट सीरीज के अंदर टमाटर की पंजाब 6 किस्म जरूर दी थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेना, एक आध क्वेश्चन जो है। लेकिन टेस्ट जो अपनी बुकलेट है, बुकलेट के पेज नंबर, बुकलेट का मैं पेज नंबर आपको बताता हूं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, बुकलेट का पेज नंबर 97 जो है उस पर ये मिलेगा आपको। निम्नलिखित में से शुद्ध जल में पाया जाने वाला सूत्रकृमि है। तो शुद्ध जल में पाया जाने वाला सूत्रकृमि बताया था अपन ने, है ना। कीटोस्टोमा क्रोमेडोला तो कैसा है? सारे जल में पाए अशुद्ध जल में पाए जाने वाले सूत्रकृमि है। और प्लेक्टस, निगोलेमस और प्लेक्टस पेपर में दिया था, निगोलेमस प्लेक्टस, देखो निगोलेमस प्लेक्टस ये दिया था अपन ने कौन से वाले पेपर में? सूत्रकृमि की लंबाई दिया था निगोलेमस प्लेक्टस। ये रहा, शुद्ध जल में पाए जाने वाले सूत्रकृमि के नाम लिखिए, ठीक है ना। ये मेजर पेपर का क्वेश्चन नंबर 3 का 7 क्वेश्चन है ना। 3 का 7 क्वेश्चन है, प्लेक्टस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गण पाल्मोनेटा का जंतु कौन सा है? तो मैंने आपसे कहा था स्नेल, घोंगा और स्लग दोनों के लक्षण याद करना है और इनका गण याद करना है, ठीक है ना। तो गण आपसे पूछा गया है यहाँ पर किसका? घोंगे का, और दूसरा तो है नहीं, घोंगा ही यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, स्नेल हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी अपने टेस्ट सीरीज में से है। तो सारे के सारे अगर आपको देखो विश्वास नहीं होता है तो ये पेपर रहे और ये आपको ऑफलाइन सेंटर में मिल जाएगा। ऐसे कैसे अपने टेस्ट सीरीज के पेपर और बोर्ड पेपर को आप मिलान कर लीजिएगा। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो अपने टेस्ट सीरीज में से आए, केवल 6 क्वेश्चन जो ऑप्शन और बड़ा क्वेश्चन करके 6 क्वेश्चन थोड़ा सा अपने बुकलेट में से है, टेस्ट सीरीज से थोड़ा बाहर है। तो हम जो कहते हैं 80% पेपर वो मिला है और उसको हम यहाँ पर साबित कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। तो आगे बढ़ते हैं अपन। टिड्डे का वक्ष भाग कितने भागों में बटा रहता है? मैं बता के गया था कि टिड्डे का संरचना जरूर याद कर लेना, संरचना और इसका महत्व याद कर लेना बेटा। तो संरचना में से यहाँ पर देखो, संरचना में से वक्ष भाग 3 भागों में बटा हुआ रहता है। कितने भागों में बटा रहता है? 3 भागों में, पेरिटार्सस, मेसोटार्सस और ये तो पैरों के भाग हो गए, है ना। तो अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष, ये 3 भाग किसके हो गए? वक्ष भाग के। केचवे में श्वसन क्रिया होती है, तो केचवे का बाह्य संरचना मैंने बताया था कि बाह्य संरचना पूरी याद कर लेना, और ये अपन ने दिया है बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए। तो बाह्य संरचना के वर्णन में आपकी क्वेश्चन आ जाएगा, नम त्वचा द्वारा केचवा क्या करता है? श्वसन करता है। मछलियों का भोजन बताया है और टेस्ट सीरीज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में हमने ये मेजर पेपर के अंदर क्वेश्चन दिया है, तो आपको मैं बताता हूँ मेजर पेपर का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज का कौन सा क्वेश्चन है। पाल्मोनेटा हो गया, हाँ। बुकलेट पे भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, पेज नंबर 45 पे 5वां क्वेश्चन है, पेज नंबर 45 बुकलेट का 5वां क्वेश्चन है, और मेजर टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 है ना। मछलियों का भोजन, सूक्ष्म जंतु, जलीय पौधे, शैवाल, क्रस्टेशियस, इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका सही आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीली क्रांति का संबंध है। तो नीली क्रांति का संबंध देखो, बुकलेट का पेज नंबर कितना है? 146, सेम टू सेम लास्ट लाइन, बुकलेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ये। नीली क्रांति किसे कहते हैं? मछली हमने पढ़ी है तो वहां तो लिखा ही है कि मछली पालन से संबंधित किसका संबंध है? नीली क्रांति का संबंध है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चन। अब देखो रिक्त स्थान में अपन आ जाते हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही इतनी बार बताया है NBPGR, है ना। NBPGR कहाँ मिलेगा आपको? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में स्थित है NBPGR। काइट क्लोनीय विविधता, शकरकंद की, इसको रिलेट तो याद कंफर्म है। दूसरी जो किस्म थी सरसों की वो कौन सी है? पूसा जया किसान, पूसा जय किसान। ये क्या है? शकरकंद, इसकी सरसों की इस काइट क्लोनीय विविधता के द्वारा उपयोग या विकास की गई किस्म है, पूसा जय किसान। हैंड रोटरी डस्टर को क्या बोलेंगे भैया? हैंड रोटरी डस्टर को आप बोल दो हस्तचलित डस्टर,
क्या बोल दो, हस्तचलित डस्टर बोल दो, ठीक है, क्योंकि हाथों के द्वारा चलाया जाने वाला डस्टर, ठीक है। इससे अपन बुरकाउ करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने कहा था कि नैपसेक स्प्रे और हैंड रोटरी डस्टर दोनों का डायग्राम बना के जाना और दोनों को याद करना। पुष्पीय बागों का ये 5वें चैप्टर का क्वेश्चन, और अपने जो मेजर पेपर था उसमें स्पष्ट पूछा गया था कि फाइलोडी किसे कहते हैं। 3 चीजें मैंने आपसे पूछी थी, देखो मेजर पेपर के अंदर 3 चीजें मैंने आपसे पूछी थी। 3 चीजें क्या क्या पूछी थी, देखो 3 चीजें मैंने आपसे पूछी थी, है ना। क्या क्या पूछा था, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, मेजर पेपर में नहीं, कायिक कॉलोनी विविधता वाला है, देखो ये कायिक कॉलोनी विविधता वाला ये क्वेश्चन है माइनर पेपर 1 का 3rd वाला, सेकंड रेगिस्तान का क्वेश्चन है, कायिक कॉलोनी विविधता वाला, है ना। इसके बाद में इसके अंदर मैंने आपसे फाइलोडी पूछा था, देखो माइनर पेपर सेकंड के अंदर ये छिड़काव के अंदर नैपसेक स्प्रेयर का चित्र पूछा था, बताया था मैंने। ये माइनर पेपर कौन सा है, सेकंड वाला। फाइलोडी कहाँ है सर, फाइलोडी बताता हूं आपको, ये रहा देखो फाइलोडी, ये माइनर पेपर 3rd का, और ये क्वेश्चन है बहिष्करण फाइलोडी एकांतर परपोषी अविकल्पी परजीवी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा है कि पुष्पीय बागों का पत्ती समान संरचना में बदलना क्या कहलाता है, फाइलोडी कहलाता है ना। तो क्या कहलाएगा इसका, फाइलोडी कहलाएगा, ठीक है। तो बाकी के मैं अब क्या मिला हूं आपको, ये पेपर है सारे के सारे जिसमें मैंने गोले कर रखे हैं कि ये वाले क्वेश्चन हमारे बोर्ड पेपर में ऐसे कैसे छपे हैं। अमरूद का मलानी रोग सर्वप्रथम 1938 में कहां देखा गया था सर, तो इलाहाबाद शहर के अंदर। कहां देखा गया था, इलाहाबाद शहर में, ठीक है, इलाहाबाद शहर के अंदर देखा गया था। जौ का आवृत कंड रोग के कारण फसलों में कितने % की हानि होती है, तो कोई भी रोग हो आवृत कंड के कारण जो है 5 से 10% की हानि होती है। कितने % की हानि होती है, 5 से 10% जो है औसतन हानि यहाँ पर मिलेगी। सूत्रक्रम की जो औसत लंबाई है, लंबाई अपन ने बड़ा पूछा है, बड़ा देखा है, सबसे छोटा देखा है ना। लेकिन यहाँ पर पूछा है आपसे एवरेज जो लेंथ है या औसत लंबाई है निमेटोड की, वो कितनी है, आपको मिलेगी 1 mm। कितनी मिलेगी बेटा, 1 mm, ठीक है। तो 0.3 से 3 mm से कितनी होती है, 11 mm तक होती है। सबसे छोटा होता है 0.3 mm का और सबसे बड़ा होता है 11 mm का। सूत्रक्रम में परिसंचरण, ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम दिया है और मैंने डिस्कस भी की है क्लास के अंदर। परिसंचरण और श्वसन तंत्र क्या होता है सर, श्वसन तंत्र इसमें अनुपस्थित होता है। टिड्डे में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं, मैंने कहा था बेटा मुखांग का चित्र जो है वो पढ़ के जाना और इसके कार्य पढ़ के जाना, है ना। मुखांग के चित्र में कार्य पढ़ना और मुखांग के नाम पढ़ना। तो काटने और चबाने का काम करते हैं सर, ये काटने व चबाने का, ठीक है ना। तो मुखांग क्या काम करेंगे, काटने व चबाने प्रकार के मुखांग होते हैं। मछली, ये सेम टू सेम क्वेश्चन है आपके कितने पेज नंबर पे, मैं आपको बता देता हूं। मछली की उपलब्धता के आधार पर पेज नंबर सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है बुकलेट का, पेज नंबर 143 पे 143 पे सेम टू सेम लाइन लिखी हुई है। ऐसी कैसी आप देखना, कार्यात्मक हेचरी और अर्ध कार्यात्मक हेचरी के जस्ट ऊपर वाली जो लाइन है, ऐसी कैसी मछली बीज की उपलब्धता है तो राज्य में 28 बीज खेत उपलब्ध है। कितने बीज खेत उपलब्ध है सर, 28 बीज खेत उपलब्ध है। बस इतना सा याद रखना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बना जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 का बहुत ही शानदार पेपर हमारे सामने रहा है। पहला, संकरण की पूंछ विधि के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, बहुत अच्छे तरीके से बताया था। पूंछ विधि का कौन है बेटा, निल्सन एहिल है। कौन है इसका, निल्सन एहिल है, निल्सन एहिल है, ठीक है। बुकलेट में देख लेना आप, इसको भी बुकलेट में भी मिलेगा और मेजर पेपर के अंदर भी आपको इसका ये मिलेगा, ठीक है। तो बुकलेट के अंदर आप देखोगे कितने पेज नंबर पे, पेज नंबर संकरण के अंदर पूंछ विधि, है ना। ये कौन सी विधियां हैं, स्वपरागित फसलों में चयन की विधियां हैं, पूंछ विधि वाला, है ना। पूंछ विधि और शुद्ध वंश क्रम विधि
दोनों। निल्सन ने ही 1908 में इन्होंने सबसे पहले पूंज विधि के बारे में बताया था। इसमें हम क्या करते हैं, 8 वर्षों तक जो है फसल को पूंज में उगाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का कोई एक महत्व बताओ सर। जैव प्रौद्योगिकी का एक महत्व आपको याद करना है तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दही का निर्माण करना, है ना, और उन्नत किस्मों का निर्माण करना, उच्च उत्पादन वाली किस्मों का निर्माण करना। कोई से भी दो लिख देते, एक ही पूछा है लेकिन, है ना। तो उच्च उत्पादक किस्मों का निर्माण करना, किस्मों का निर्माण करना, एक कोई भी लिख देते आप, है ना। तो ये तो बहुत सारा था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जैव प्रौद्योगिकी का उद्देश्य या महत्व पढ़ के जाना। महत्व तो बहुत सारे हैं, जिसमें से कोई भी एक लिखना था अपने को। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस पढ़ाया था, बहुत बार पढ़ाया बेटा, है ना। अब बताओ, अगर नहीं पढ़ो, जितना कहा जाए उतना भी अगर आप लोगों से नहीं होता है ना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब बेटी कपास कैसे बनाया जाता है ना, वो भी मैंने बताया था। तो बेटी का पूरा नाम ही पूछा है, बस ये भी नहीं पूछा कि बेटी कपास कैसे बनता है, क्या होता है ना। तो बैसिलस तुरीजिएंसिस, क्या नाम हो जाएगा, बैसिलस तुरीजिएंसिस। बैसिलस तुरीजिएंसिस जो है इसका बेटी का पूरा नाम है। ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है, ठीक है। सफेद लटका वैज्ञानिक नाम बताओ। सफेद लटका वैज्ञानिक नाम कितनी बार बताया, कितनी बार पूछा। कातरा और सफेद लड़की का था सर, इसको पढ़ के जाना बढ़िया तरीके से, है ना। मेजर पेपर का मेजर क्वेश्चन का पेपर है ना। इसका क्या हो जाएगा, होलोट्रेकिया कॉन्सेंगुनिया हो जाएगा इसका वैज्ञानिक नाम। तो क्या हो जाएगा बेटा, होलोट्रेकिया कॉन्सेंगुनिया। और आप लोगों को मैंने मतलब रोग जनक के नाम और इनके वैज्ञानिक नाम तो इस तरीके से रटे हुए हैं हम लोगों ने कि नींद में भी अगर पूछे तो उसमें भी आप गाने गाते हो। बताओ, है ना। बरूतीनाशी रसायन, मैंने कहा था कि बरूतीनाशी, कीटनाशी और क्या बोलते हैं उसको अपन, कृंतकनाशी, इन सब के एक एक उदाहरण, दो उदाहरण याद कर लेना, है ना। बताओ, एक उदाहरण पूछ लिया, एक ही उदाहरण बताना था आपको और हो जाएगा वो डाइकोफोल। कोई भी लिख दो आप, क्लोरोबेंजीएट लिख दो, डाइकोफोल लिख दो, है ना। कोई भी एक लिखना था आपको। मूंगफली के पर्ण टिक्का रोग बता दिया, अगेती और पछेती पत्ती धब्बा रोग वाला ये, है ना। तो टिक्का रोग में क्या हो जाएगा, सार्कोस्पोरा पर्सोनेंटम हो जाएगा, या अरेकिडोडिकोला लिख दो, सार्कोस्पोरा पर्सोनेटम, या फिर हम लिख सकते हैं इसको सार्कोस्पोरा अरेकिडिकोला, ठीक है। सार्कोस्पोरा पर्सोनेटम लिख दो, और या फिर सार्कोस्पोरा अरेकिडी। रोग जनक का नाम पूछा है। सबसे छोटी सूत्रकृमि की लंबाई बताओ कितनी होती है, 0.3 mm। 0.3 mm इसकी लंबाई होती है। 0.3 mm रहेगी, ठीक है। सबसे छोटे सूत्रकृमि, सबसे बड़े वाले की 11 mm होती है। ये वाला क्वेश्चन बताओ, नहीं पूछा था क्या मैंने, नहीं बताया था क्या मैंने कहा बेटा नर इसके अंदर केचवे के अंदर तो अपने कौन कौन से 14 और 18 होते हैं, है ना, नर और मादा। पहले उसमें नर आता है, फिर बाद में मादा आता है। इसमें पहले नर आएगा, उसमें बाद में मादा आएगा। उसमें पहले मादा था, 14वें खंड में मादा और 18वें खंड में नर, ठीक है। यहाँ पर 10वें खंड में नर और 11वें खंड में क्या आ जाएगा, मादा। बहुत अच्छे तरीके से मेजर पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा खंड आ जाएगा, 11वां खंड, ठीक है। 10वें में नर होता है। महासीर मछली बताओ कितनी बार, कार्बन डिस्ट्रक्शन की आवश्यकता किसे है, टोर सर, टोर, है ना। पेपर में क्वेश्चन भी मिला हुआ है टेस्ट पेपर के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं अपन खंड ब के अंदर। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत वाहक का नामांकित चित्र बताना था आपको, है ना। वाहक का नामांकित चित्र बताया मैंने। अमर और प्रशांत पवार वाली कहानी याद रख लो, आ गया ना। कहा 13 था ना, मैंने कहा याद कर लो बेटा, कैसे भी आ सकता है, पूरा भी पूछ सकता है, इसमें से एबीसी करके भी पूछ सकता है आपसे। तो देखो इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया था वाहक का, पीबीआर 322, है ना। पीबीआर 322 का बनाया था ये, पीबीआर 322 वाहक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मेट बॉलिवर रोड्रिगेज,
ठीक है, 322 इसका एक्सपेरिमेंट नंबर हो जाएगा। अब यहां पर क्या था बताओ, जैसे हमने अमर और प्रशांत पवार एएमपी एम्पेसिलिन रेसिस्टेंट जीन था, यहां पर टेट्रासाइक्लिन था, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन टीईटीआर। फिर उसके बाद में अमर एएमपी, पहला आ जाएगा अमर और प्रशांत पवार, ये प्रशांत पवार से पीएससी फर्स्ट, और दूसरा आ जाएगा पीवीयू फर्स्ट, ठीक है। अमर और प्रशांत पवार कहां जाते हैं, इकोलॉजी की क्लास पढ़ने, तो इको R1 हो जाएगा, है ना। क्या पढ़ने जाते हैं, इकोलॉजी की क्लास पढ़ने जाते हैं, तो क्लास फर्स्ट हो गया। किस में पढ़ने जाते हैं सर, तो हिंदी में पढ़ने जाते हैं, हिंद थर्ड हो गया, हिंद थर्ड हो गया सर, है ना। टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन मतलब टीचर का नाम क्या था, तो टीचर का नाम ब्राह्मण, बाम H1 ब्राह्मण, और सलमान, सलमान से क्या हो जाएगा, सालवन हो जाएगा, है ना। रोब किसने जाना, यहाँ पर लिख दो रोब, और यहाँ पर रोब किसने जाना, पीवी प्रशांत पवार ने, पीवीयू ये सेकंड आ जाएगा। बताओ पीवीआर 322 की जो संरचना है वो कितनी सिंपल है ना। इस तरीके से अपन ने याद किया था। पादप प्रतिस्थापन को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार लिखिए। तो किसी भी फसल को ऐसे स्थान पर ले जाकर उगाना जहां पर पहले से उपस्थित ना हो, उसे पादप प्रतिस्थापन कहते हैं। प्राथमिक प्रतिस्थापन और द्वितीयक प्रतिस्थापन, दो इसके प्रकार हो जाएंगे। एक तो प्राथमिक हो जाएगा, प्राथमिक के अंदर क्या लिखना था अपने को, बिना चयन और संकरण के फसल को उगा दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक प्रतिस्थापन। और चयन और संकरण करके उगाया जाता है तो उसे हम कहते हैं द्वितीयक प्रतिस्थापन। बताओ कितना आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। चने के फलीछेदक कीट के जीवन चक्र को सचित्र वर्णन, केवल जीवन चक्र ही बनाना था आपको। जीवन चक्र में आपको बताया कि चने का फलीछेदक में कौन सा कायांतरण मिलेगा, पूर्ण कायांतरण मिलेगा। कौन सा कायांतरण मिलेगा सर, पूर्ण कायांतरण, मतलब 4 अवस्थाएं मिलेगी जीवन चक्र में, ठीक है। सबसे पहले लिख देते आप अंडा बना देते, अंडे के बाद में इसमें लार्वा बना देते, ऐसे करके। लार्वा से क्या निकलेगा सर, निम्फ निकलेगा, है ना। लार्वा से क्या निकलेगा, निम्फ निकलेगा। निम्फ से क्या निकलेगा, वयस्क निकलेगा, है ना। अंडा लार्वा प्यूपा, सॉरी प्यूपा, है ना। अंडा लार्वा प्यूपा और वयस्क बन जाएगा। फिर बस ये हो गया जीवन चक्र इसका, है ना। या अंडा बना देते, इस तरीके से अंडा बना दो, है ना। ये थोड़ा सा इस तरीके से लार्वा बना दो, इस तरीके से लार्वा बना दो, है ना। फिर प्यूपा बना दो, प्यूपा बना देते इस तरीके से, है ना। फिर वयस्क के अंदर तो बन ही जाती थी, फलीछेदक कीट बन जाता है इस तरीके से, है ना। इस तरीके से बन जाता। बस ये इतना ही पढ़ना था आपने। गेहूं का तनाछेदक का प्रबंधन लिखिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 सारे क्वेश्चन भैया मिले हुए हैं, ओनली 6 क्वेश्चन टेस्ट पेपर के अंदर से नहीं मिले हैं, बुकलेट में से सेम टू सेम क्वेश्चन छपा हुआ है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो ऑफलाइन महावीर ऑफिस में आके आप पूरा मिलान कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है, ठीक है। आउट ऑफ 100 लाने में कोई ये नहीं है कि आप नहीं ला सकते। बहुत आराम से, बहुत आसानी से, आसान से अगर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है, मेरे साथ पूरे साल मेहनत की है, तो आपके आउट ऑफ 100 आराम से आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे कि अनुवांशिक अभियांत्रिकी, ये हो गया वाहक वाला। चने का फलीछेदक का वैज्ञानिक नाम भी बताया था आपको, हेलिकोरपा आर्मीजेरा, है ना। गेहूं के तनाछेदक में आप याद कर लो, आपको देखो तनाछेदक का प्रबंधन में सबसे मैंने क्या बोला था, मैंने कहा बेटा प्रबंधन लिखना पहले टॉपिक, प्रबंधन के बाद में पहले लिखना सस्य प्रबंधन। पहले कौन सा लिखना सर, सस्य प्रबंधन लिखना सर। इस तरीके से पूरा टॉपिक बना के लिखना। सस्य प्रबंधन में देखो अगेती बुआई कर सकते हैं, उसके बाद निराई गुड़ाई गहरी जुताई करें, और हानिकारक जो बीज है, हानिकारक जो पादप है, उनको आप उखाड़ कर नष्ट कर दें, ठीक है। ये तो सस्य प्रबंधन में लिखना था। दूसरे प्रबंधन हमने लिखा जैविक प्रबंधन। कौन सा प्रबंधन सर, जैविक प्रबंधन। मैंने कहा था इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएगा आपके, है ना। जैविक प्रबंधन में आप इसके किस में लिख सकते थे, है ना। प्राकृतिक शत्रु जैसे ब्रेकॉन किलोनिस और ब्रेकॉन जेलिकी का उपयोग हमने यहाँ पर किया था। ब्रेकॉन किलोनिस और ब्रेकॉन किलोनिस का हमने उपयोग किया था, जो क्या करता है, इसके लार्वा को खा जाता है, प्राकृतिक शत्रु के रूप में काम में लिया जाता है। रासायनिक प्रबंधन की बात करोगे तो रासायनिक प्रबंधन में कौन सा आ जाएगा सर, रासायनिक प्रबंधन में आप कौन से रसायन का उपयोग करोगे यहाँ पर, तो क्लोरपाइरिफॉस और या फिर क्विनोलफॉस का उपयोग आप कर सकते हैं। 25 EC क्लोरपाइरिफॉस क्विनोलफॉस 25 EC 0.03% का क्या करना है, अपने को छिड़काव करना है। ये प्रबंधन हो गया। बताओ कितना आसान है। हस्तचलित नैपसेक स्प्रेयर, नैपसेक स्प्रेयर का चित्र मैंने बताया दिया आपको, है ना। टंकी वाला बनाना है,
कवक और जीवाणु में अंतर आप आराम से बना सकते थे। कवक और जीवाणु की संरचना में अंतर मैंने बताया था, कहा भी था आपसे। और कवक का चित्र और जीवाणु का चित्र दोनों ही हमने टेस्ट सीरीज के जो पेपर है उसमें दिया हुआ है, तो आप अंतर वहां से भी निकाल सकते थे। ठीक है, ये यूकेरियोटिक जीव होता है, ये प्रोकैरियोटिक जीव होता है। ठीक है, ये बड़ा होता है, ये बड़े होते हैं और ये छोटे होते हैं। ठीक है, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और इनकी कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते थे आराम से। कवकों के अंदर ईस्ट वगैरह आ जाएंगे, इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी वगैरह आ जाएंगे, जेंटोमोनास सिट्राई, है ना, जीवाणु। इस प्रकार से आप लगभग 3 से 4 अंतर आप यहाँ पे लिखते तो आपको 1.5 नंबर मिल जाता था फटाफट। तो आई होप आपने लिख दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग के 3 लक्षण नहीं पूछेगा मैंने आपसे, टेस्ट सीरीज के अंदर नहीं पूछेगा। बताओ, देखो अपने टेस्ट सीरीज के पेपरों के अंदर, है ना। सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग के अंदर पादप की वृद्धि रुक जाएगी, है ना। कितने लक्षण लिखने हैं? ओनली 3 ही लिखने। फसल की जो है वृद्धि, फसल की वृद्धि रुक जाएगी, है ना। उत्पादन में कमी होगी, फसल जो है झुंड के रूप में दिखाई देगा, फसल झुंड के रूप में एनपीके का संचय हो जाता है, एनपीके जड़ों में संचित हो जाएगा, जिसकी वजह से पादप क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। लास्ट में जाके पादप क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगी? पैदावार में या उत्पादन में कमी आ जाएगी। बस ये 3 ही लक्षण लिखने थे आपको, बहुत आसान था। गेहूं के मोलिया रोग के लक्षण सेम टू सेम क्वेश्चन है भैया, एक ही पेज में है बुकलेट के अंदर। तो एक ही पेज पे बुकलेट के अंदर का पेज बताऊं मैं आप लोगों को। देखो, आनुवांशिक अभियांत्रिकी भाग वाला बुकलेट का पेज नंबर 32 देख लेना। ठीक है, गेहूं का तना छेदक वाला पेज नंबर 52 पे देख लेना। हस्तचलित नेपसेक स्प्रे 64 पेज नंबर पे देख लेना। कवक जीवाणु वाला चैप्टर नंबर 5 में देख लेना। सब्जियों का जड़ ग्रंथि रोग, मोलिया रोग, ये दोनों पेज नंबर बुकलेट का 111 और टेस्ट सीरीज का पेपर नंबर 3 उसमें देखना है आपको। ठीक है ना। मोलिया रोग ये वाला, मोलिया रोग के 3 लक्षण लिखने हैं। मोलिया रोग के 3 लक्षण लिख लो भैया। लक्षण टॉपिक लगाकर फसल जो लक्षण प्रकट होते हैं वो कब होते हैं? 1 से 2 माह के पौधों में, 1 से 2 माह के पौधों में लक्षण प्रकट होंगे, है ना। लंबाई इसकी रुक जाएगी, पौधे बोने रह जाएंगे, लंबाई रुक जाएगी तो पौधे बोने रह जाएंगे। उसके बाद में वही जड़ें पत्ती व गुच्छेदार हो जाती है। जड़ें जड़ें कैसी हो जाएगी सर? पतली हो जाएगी और गुच्छेदार हो जाएगी, जिससे क्या होगा? भाई उत्पादन में क्या आएगी? कमी आएगी। उत्पादन में क्या आ जाएगी सर? कमी आ जाएगी। बस ये ऐसे 3 तो लक्षण लिखने थे आपको। केचुए का कृषि में महत्व बताओ, किसने नहीं बताया? केचुए का कृषि में महत्व देखो, केचुए से हम क्या बनाते हैं? जैविक खाद बनाते हैं। जैविक खाद जिसको हम बोलते हैं क्या? जैविक खाद बनाते हैं, जिसको वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है सर, वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। ठीक है, जैविक खाद को क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। ये क्या कर देता है भैया? जल रंध्र अवकाश जो है उसको बढ़ा देता है। उसके बाद में केचुए का और क्या है? इसको किसान का मित्र भी कहते हैं, है ना। और इससे गठिया जैसे जो रोग हैं वो भी ठीक होते हैं। गठिया रोगों को ठीक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आपको तो केवल किसके लिखना है? कृषि के अंदर। तो कृषि के अंदर वही वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई जाती है। कौन से केचुए का उपयोग किया जाता है? तो आइसिनिया फेटेटा ऑस्ट्रेलिया स्पीसीज इसकी रहती है। तो केचुए का तो कर ही दिया होगा आपने। मत्स्य पालन की कोई 3 बात बताओ। मछली पालन का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो, मछली पालन के अंदर, ठीक है, यहाँ पर अपन देख लें, भोजन के रूप में मछलियों से विटामिन ए और डी मिलता है। तो पहला है भोजन के रूप में कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन ए और डी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है मछली का तेल प्राप्त होता है। मछली का तेल प्राप्त होता है, मछली का तेल। उसके बाद में मछली की खाद बनाई जाती है, मछली की खाद बनाई जाती है। और उसके बाद में अपन सौंदर्य के रूप में इसका उपयोग करते हैं, सौंदर्य के रूप में। तो ऐसे बहुत सारे आप महत्व लिख सकते थे। तो 4 तो मैंने आपको बता दिया। मैंने एक कहा था 3 पूछे तो 4 लिखना है, ताकि आंसर जो है नंबर देने में कोई हिचकिचाहट ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो, सेक्शन 6 वाले में टिड्डे का वैज्ञानिक नाम, हानि, महत्व और प्रबंधन। देखो, पेज नंबर बुकलेट का 50 और अपना जो टेस्ट सीरीज का माइनर पेपर है, माइनर पेपर 4
उसके अंदर से आपके ये टिड्डा वाला पूछा गया है। टिड्डे का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? तो सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। हानियां सभी खरीफ की फसलों का टिड्डा बोलते हैं अपन, खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचाएगा। महत्व में कितना नुकसान हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीजें। प्रबंधन में सबसे पहले आपको वही सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन, ठीक है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। वही मेलाथियन वगैरह, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वगैरह, इनका उपयोग आप कर सकते हैं। सरसों का मोइला रोग का लाइफेफिस एरिसाइम इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। हानि किस पे करेगा? सभी फसलों पर करेगा, है ना। और उसके बाद में इसका महत्व हो जाएगा, हानि और महत्व दोनों एक साथ लिखे थे अपन ने। सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। रासायनिक प्रबंधन में आप किसका उपयोग कर सकते हैं? यहाँ पर मेलाथियन वगैरह का उपयोग कर लो। जैविक प्रबंधन में लेडी बर्ड बीटल प्राकृतिक शत्रु का उपयोग हम कर सकते हैं। जैविक सस्य प्रबंधन के अंदर तो गहरी निराई गुड़ाई करें, अगेती बुआई करें, और जो जिन फलों पर या पादपों पर क्या हो गया है, रोग उत्पन्न हो गया है, उनको उखाड़ कर फेंक दो। इस तरीके की जो है सस्य प्रबंधन हम कर सकते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था बेटा, और अगर आप अब भी नहीं पढ़ो तो आपकी मर्जी है। हमने तो पूरा 100% जो पेपर है वो हमारे टेस्ट सीरीज प्लस बुकलेट में से सारे क्वेश्चन मैंने रिवाइज करवाए हैं। लगभग 5 बार जो है हमने सिलेबस कंप्लीट किया है, वन शॉट कर करके सारे के सारे क्वेश्चन हमने जो पढ़े हैं वही आए हैं, ठीक है। नींबू का कैंकर रोग का रोगजनक आपको बताना था, जेंथोमोनास सिट्राई, है ना, पेटोवार सिट्राई, जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पेटोवार सिट्राई इसका हो जाएगा। बोर्डो मिश्रण रासायनिक लक्षण में आप लिखी दोगे। नींबू के कैंकर रोग में क्या होता है, जो फल होता है उसके ऊपर किस टाइप के धब्बे हो जाते हैं, लाल लाल या लाल भूरे रंग के धब्बे उत्पन्न हो जाते हैं, पत्तियां सिकुड़ी हो जाती है, पत्तियों पर धब्बे स्पॉट बन जाते हैं। इस प्रकार के लक्षण आप देख सकते हैं। और प्रबंधन के अंदर तो वही सस्य जैविक रासायनिक सेम टू सेम है ना। तो इसमें आप बोर्डो मिश्रण का उपयोग कर सकते थे। जैविक प्रबंधन में संकर 2, संकर 4, कागजी नींबू, इन सब का उपयोग कर सकते थे। और सस्य प्रबंधन तो बताया इसे आपको। बाजरे का अर्गट या चेपा रोग बताओ, मैंने नहीं बताया था क्या आपको? बाजरे का अर्गट या चेपा रोग का रोगजनक क्या है? क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस, ठीक है। ये तो इसका रोगजनक का नाम हो जाएगा। इसका जेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस सिट्राई, पेटोवार सिट्राई, पेटोवार सिट्राई, ये तो इसका क्या है, रोगजनक का नाम है ना। इसका क्लेविसेप्स फ्यूजिफॉर्मिस हो गया। लक्षण आप देखिए लिखी दोगे इसके अंदर कौन कौन से लक्षण है? मधु बिंदु अवस्था, और कौन सी अवस्था की? स्क्लेरोसिया अवस्था, है ना। मधु बिंदु अवस्था आ जाएगी एक तो, जिसमें शहद के जैसे इसमें बिंदु दिखाई देते हैं, बूंदे दिखाई देती है। तो पहली अवस्था है मधु बिंदु अवस्था, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है मधु बिंदु। और दूसरी है स्क्लेरोसिया अवस्था, स्क्लेरोसिया अवस्था, ठीक है। वही प्रबंधन के अंदर आप सस्य प्रबंधन, गहरी निराई गुड़ाई करें, अगेती बुआई करें, खराब पौधों को उखाड़ कर फेंक दें, ठीक है। और जैविक प्रबंधन में आप क्या कर सकते थे? जैविक प्रबंधन पूसा 23 WCC 75, तो पूसा 23 ये जैविक प्रबंधन में, और WCC 75 बताया था मैंने इनका दो तो कम से कम आपको जो है प्रतिरोधी किस्में याद करनी है। उसके बाद में अपन इसका रासायनिक प्रबंधन में कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का उपयोग आप कर लो, छिड़काव कर दो इसका, है ना। तो इसका प्रबंधन हो जाएगा। बहुत आसान है यार, मतलब अगर आप नहीं करना चाहो तो मत करोगे, ठीक है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त लास्ट क्लास जो थी उसमें मैंने यही कहा था कि बेटा एंडेमिक और एपिडेमिक दोनों ही याद कर लेना बहुत अच्छे तरीके से, है ना। अगर नहीं कहा तो मेरे को आके बोल देना या कमेंट कर देना, ठीक है, कि सर आपने नहीं कहा। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़े हैं उनको पता है। तो मैंने कहा था स्थानिक रोग किसे कहता है? जो एक विशेष क्षेत्र में कुछ समय के लिए प्रकट होता है। जैसे कि हम आलू का मस्सा रोग पढ़ सकते हैं। महामारी क्या होता है? ये क्या करता है? ये बहुत ही बड़े लेवल पर, बड़े क्षेत्र में या अचानक से किसी क्षेत्र में प्रकट होकर अत्यधिक नुकसान करते हैं, इसको अपन बोलते हैं महामारी। जैसे कोरोना वायरस जो आया था, है ना। स्थानिक रोग के अंदर आलू का मस्सा रोग जो किसी क्षेत्र में प्रकट होता है, हर बार प्रकट होता है ना, कुछ समय के लिए होता है। लेकिन तो यहाँ पर आप बुकलेट का पेज नंबर 81 देख लेना, दोनों मिल जाएंगे आपको। किसमें मिलेंगे? बुकलेट का पेज नंबर 81 पे आपको दोनों ही क्वेश्चन सेम टू सेम ऊपर नीचे मिल जाएंगे। और मैंने
क्वेश्चन जो ये वाला जो है इसके अंदर टेस्ट सीरीज पेपर में भी दिया हुआ है ना, तो वहां से भी आप इसको कर सकते थे। विषाणु और वायरॉइड में अंतर, विषाणु और वायरॉइड में अंतर आप आराम से कर सकते थे, है ना, दोनों में बता रखा है मैंने। तो विषाणु थोड़े बड़े होते हैं, वायरॉइड क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, है ना। ये पादप और जंतु दोनों में रोग उत्पन्न करते हैं, ये केवल पादपों के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से आपको थोड़ा सा विषाणु और वायरॉइड के बारे में लिखना था, पूरा मैंने बताया था। और टेस्ट सीरीज के अंदर विषाणु और उसके अंदर अपन ने रोग और विकार की वाला जो चैप्टर था, 5वें चैप्टर में रोग विकार के साथ साथ मैंने विषाणु वायरॉइड के बारे में भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप कर सकते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट, चयन को परिभाषित कीजिए सर। तो वांछित लक्षण वाले पादपों को छांटना है, क्या कहलाता है, चयन कहलाता है सर, है ना। समूह वर्ण की विधि का विकास करना था, रेखा चित्र बनाना था। मैंने कहा था ना भैया, स्वपरागित फसलों की दो विधियां याद कर लो और परपरागित फसलों की एक विधि याद कर लो, कोई सी भी है वही चिपकानी है, ठीक है। तो समूह वर्ण के अंदर कितने वर्ष का समय लग रहा था अपने पास में, देखो यहाँ पर 6 वर्ष का समय लगेगा, है ना। और शुद्ध वंश क्रम में कितने वर्ष का समय लग रहा था, 7 वर्ष का समय लग रहा था। देखो इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या किया, जनकों का चयन किया। जनकों का चयन करने के बाद प्रारंभिक उपज परीक्षण किया। प्रारंभिक उपज परीक्षण करने के बाद में 3 साल तक इन फसलों को समन्वित उपज परीक्षण करवाया। समन्वित उपज परीक्षण कराने के बाद हमने इसको गुणन वितरण करवा दिया। बताओ ये कौन सी विधि है, ऐसे कैसे खड़ी बनानी थी आपको एक पेज के अंदर, समूह चयन होगी ना, है ना। शुद्ध वंश क्रम चयन में कुछ नहीं करना, वही शुद्ध वंश क्रम चयन को पहले तो परिभाषित करना है कि उत्तम लक्षण वाले पादपों को छांटना क्या कहलाएगा, शुद्ध वंश क्रम चयन कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं भैया, एकल पादप संततियां उगाते हैं, बस इतना ही अलग करना है इसके अंदर, बाकी सारे वही है। प्रारंभिक उपज परीक्षण कर दो पहले, फिर उसके बाद में समन्वित उपज परीक्षण कर दो 3 साल तक, और सबसे लास्ट में क्या कर दो सर, गुणन वितरण कर दो। क्या कर दो, गुणन वितरण कर दो। बस दोनों में से कोई से भी कर लेते आराम से। इसमें 6 साल का समय लगेगा और इसमें 7 साल का समय लगेगा, है ना। लीवर फ्लू का वैज्ञानिक नाम, लीवर फ्लू का वैज्ञानिक नाम फेसियोला हिपेटिका, आराम से याद कर सकते थे आप, लिख सकते थे फेसियोला हिपेटिका, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा फेसियोला। लीवर फ्लू का जीवन चक्र पढ़ने के लिए कहा था मैंने, है ना, और उसकी बाह्य संरचना वही जीवन चक्र में आ जाएगी पूरी, ये फेसियोला हिपेटिका, ठीक है। तो लीवर फ्लू का चित्र बहुत आसान है, इस तरीके की संरचना थी, इस तरीके से, है ना। यहाँ पर चूसक बनाने थे, बीच में आपको अदरीय चूसक बनाने थे, बस इतना सा याद करना था। ये गुदा छिद्र हो गया, है ना। आर्थिक महत्व के अंदर लीवर फ्लू का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, आर्थिक महत्व, इससे हानियां होती है ना। तो भेड़ के अंदर, घोंगे के अंदर, जिसमें अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन सी अवस्थाएं आती है उसके अंदर, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, है ना। तो भेड़ के अंदर क्या होता है, या जो जानवर होते हैं उनके अंदर ये रोग उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से गाय भैंस वाले जो जानवर होते हैं उनके अंदर या उनके पशुपालकों को क्या होता है, नुकसान होता है काफी ज्यादा। और इसमें पशु की मृत्यु भी हो जाती है ना। गाय भैंस दूध नहीं देती है, बीमार हो जाती है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। ये सारी चीजें आपको इसमें लिखनी थी। तो ये तो वैज्ञानिक नाम हो गया, ये चित्र हो गया, और आर्थिक महत्व में आप लिख देते कि भेड़े बकरियों के अंदर इस प्रकार की बीमारी ये उत्पन्न करता है। बताओ एस्केरिस का नहीं बताया था कि मैंने, नर एस्केरिस और मादा एस्केरिस दोनों बनाए हैं। नर एस्केरिस का अंतिम सीधा थोड़ा घुमावदार होता है ना। मादा एस्केरिस का सीधा होता है इस तरीके से, है ना। ये मुख वाला भाग, ये गुदा, अवस्कर द्वार वगैरह हो गया, ये मुख वाला भाग यहाँ पर इस तरीके से, है ना। बताओ नहीं कर सकते थे क्या तुम लोग, इतना आसान पेपर आया है कि आप पूछो मत हो। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडस। अब देखो आसान क्यों लग रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी बार पढ़ा है और इतने अच्छे से पढ़ा है कि हमें सारी चीजें टिप्स पे याद है, इसलिए हमें आसान लग रहा है। जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए बहुत मुश्किल पेपर है भैया, ठीक है। आर्थिक महत्व आप बता दोगे, लीवर फ्लू के द्वारा एस्केरियोसिस जो रोग उत्पन्न होता है ये गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर या जंतुओं के अंदर, ठीक है। और आर्थिक महत्व तो बता दोगे और चित्र ये बनाए दोगे आप, नर एस्केरिस और मादा एस्केरिस। बताओ कितना बढ़िया पेपर है, मस्त, है ना। अब अगर आपको प्रूव करना है या कंफर्म करना है तो आप महावीर नगर ऑफिस में आके ये बोर्ड का पेपर लेना और टेस्ट सीरीज के पेपर लेना और इन सबको मिलाना कि सिर्फ बताओ हमें तो सबूत चाहिए, है ना, प्रूफ चाहिए। तो आप भैया हो बिना झिझक की, बिना किसी डर के आप आ सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि कितने क्वेश्चन मिले हैं, कितने कहां से आए हैं। तो बुकलेट भी वही रहेगी, ये टेस्ट पेपर भी वही रहेंगे और ये बोर्ड का पेपर भी वही रहेगा। सारे क्वेश्चन मिलान कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है ना। तो पेपर में कोई कमी नहीं है, हमने जिस तरीके से 12 महीने तक मेहनत की थी बच्चों के साथ में वो जरूर रंग लाइए। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में से, बुकलेट में से और लिखे हुए नोट्स में से ही आए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कहीं और या बाहर से आया हो, ठीक है। और यहाँ तक कि हमने बार बार इन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो बच्चों बने रहिए इसी प्रकार से निशांस के साथ, क्योंकि निशांस से तो सफलता निश्चित है आपकी। अगर भाई बहन भी इसी प्रकार से एकेडमिक क्लासेस के अंदर हैं या नीट आईआईटी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो निशांस प्लस एकेडमी दोनों साथ मिलकर नीट आईआईटी का क्रैश कोर्स और फुल ईयर कोर्स भी प्रोवाइड करवा रहा है। इसी के साथ साथ निशांस जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आपको प्रोवाइड करवाता है, जो कि नाम मात्र फीस में सारे के सारे कोर्सेज को जो है आपको अवेलेबल कराता है, जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।